हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप आप सारे अपने घर पे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो देखो, पिछले वीडियो में अपन ने संधारित्र के बारे में पढ़ा था और अपन ने ये देखा था कि संधारित्र दो तरह के होते हैं, समांतर पट संधारित्र और गोलीय पट संधारित्र। साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि संधारित्र है वो बैटरी से किस प्रकार से अलग है। आज अपन पढ़ेंगे समांतर पट संधारित्र, समांतर पट संधारित्र। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसका सिद्धांत देखते हैं अपन। सिद्धांत क्या है इसका? देखो, आपको अगर याद हो तो हमने कहा था कि हम किसी चालक को जब आवेशित करते हैं तो उसके चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र बनता है। मान लो ये चालक है तो इसके चारों तरफ कोई विद्युत क्षेत्र बनता है, जिसे अपन मान लो यहाँ बिंदु आवेश Q है। ठीक है, आवेश मान लिया अपन ने Q है, तो कितना बनेगा विद्युत क्षेत्र KQ/R। ठीक है, और विद्युत विभव V बराबर कितना KQ/R² और V कितना बनेगा KQ/R। ये अपन ने दो बातें देखी और हमने ये भी देखा कि हम जैसे जैसे इस Q का मान बढ़ाएंगे ये विद्युत क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा और V का मान भी बढ़ेगा। ठीक है जी, लेकिन विद्युत क्षेत्र का मान क्या, हम इसको आवेश देते जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा और बढ़ता जाएगा। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये विद्युत क्षेत्र का मान लीजिए इस चालक के चारों तरफ वायु है। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र का मान कब बढ़ रहा है? जब आप लगातार इसको आवेश देते जा रहे हो तो विद्युत क्षेत्र का एक मान आ जाता है 3 × 10⁶। मान लो इसके चारों तरफ वायु है, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर आ जाता है। जैसे ही विद्युत क्षेत्र का मान यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ आवेश है उसका लीकेज होना लगेगा, यानी आवेश है वो बाहर जाने लगेंगे ऐसे। यानी अब इस पृष्ठ पर है एक निश्चित मात्रा में आवेश रहेंगे। अगर इससे ज्यादा आपने आवेश दिए तो देखो विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा? जैसे इससे ज्यादा होगा तो अब आवेश इसके ऊपर नहीं रहेंगे, क्या होंगे? ये आवेश है वो स्थानांतरित होने लगेंगे वायु में, अर्थात इस वायु का यहाँ क्या होने लगता है? आयनीकरण होने लगता है। ये मैंने पहले पढ़ा था। ठीक है, तो इससे होगा क्या? आयनीकरण होगा। तो यहाँ ये जो अतिरिक्त आवेश जा रहे हैं, इन अतिरिक्त आवेश से जो ये विद्युत ऊर्जा है, ये ऊर्जा चिंगारी के रूप में, जिसे जनरली प्रकाश ऊर्जा भी कहते हैं, और ध्वनि के रूप में प्रकट होती है। तो अपने साथ समस्या है इस चालक के साथ कि हम इस चालक को एक निश्चित मात्रा तक आवेशित कर सकते हैं। अगर हम आवेश की मात्रा बढ़ाएंगे तो विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा या विद्युत विभव बढ़ेगा, और ये बढ़े हुए विद्युत क्षेत्र या विद्युत विभव है ये अपने आसपास की इस माध्यम का क्या कर देते हैं? आयनीकरण कर देते हैं। यानी आप सीधे से शब्दों में बोल सकते हो कि यहाँ आवेश का क्या होने लगता है? लीकेज होने लगता है। तो हम आवेश को बढ़ाते हैं तो निश्चित मात्रा में बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैंने जैसा आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि हमें आवेश की बहुत ज्यादा अमाउंट चाहिए एक साथ, तो यहाँ इस चालक के साथ तो ऐसा संभव नहीं है। तो हम इस चालक का ऐसा कुछ उपाय करें कि हम इस चालक का आवेश भी बढ़ा दें, Q भी बढ़ा दें और V बढ़े नहीं या V कम हो जाए। दो बातें हो सकती हैं कि V बढ़े नहीं या V कम हो जाए। ठीक है, तो क्या करें? हम ऐसा, हम आवेश भी बढ़ाना चाहते हैं लेकिन हम V को बढ़ाना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि देखो अगर V बढ़ेगा तो यहाँ जो उसके सराउंडिंग में एयर है वहां इस आवेश का क्या होने लगेगा? लीकेज होने लगेगा। तो हम करें क्या? तो इसके लिए देखो हम एक बार वापस उस कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट है? कि मान लो ये आपके पास कोई आवेश है, ठीक है, +Q, और इस आवेश के कारण मान लो r1 दूरी पर बिंदु P है। इस पर आपको विद्युत विभव की गणना करनी है। बताइए कितना आएगा? V1 कितना आ जाएगा? KQ/R1। क्लियर है? ये इतना विभव है, मान लीजिए ये 100 वोल्ट आता है। ठीक है, इस बिंदु P पर अब ये 100 वोल्ट है, चाहते नहीं हम 100 वोल्ट से क्या चाह रहे हैं? मान लो हम कम चाह रहे हैं, हम चाहते हैं ये मान लिया हमने, मानना है
कि 100 वोल्ट पर इसके आसपास की जो वायु है उसका क्या हो जाता है, आयनीकरण हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या करें, तो देखो मान लो ये कहीं पर कोई किसी जगह -q आवेश है और इससे R2 दूरी पर विद्युत विभव है V2 बराबर -kq/R, R2। ठीक है, तो अगर मैं इस माइनस को यहां ले आता हूं, इस जगह ले आता हूं बिंदु P के पास, तो देखो क्या होगा, तब क्या होगा, देखो ये -q है और ये V2 बराबर आ गया -kq/R2। ठीक है, मान लेते हैं ये विद्युत विभव आता है, मान लो 30 वोल्ट आता है आपके पास। अब बताओ बिंदु P पर विद्युत विभव कितना होगा, तो बिंदु P पर कितना होगा, V कितना होगा भाई, अब की बार V हो जाएगा V1 प्लस V2, और V1 कितना है आपके पास 100 और V2 कितना है -30। माइनस क्यों आया, क्योंकि आवेश कैसा है, माइनस का है। तो अब अपने पास क्या हो गया, 70 वोल्ट हो गया। तो आप देखो आवेश वही रहा, क्योंकि ये 100 है, यानी आवेश को आपने बदला नहीं, लेकिन आप जैसे ही इस माइनस को लेके आते हो, ये 100 वोल्ट नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, ये 70 वोल्ट हो जाएगा इस बिंदु P पर। कैसे हुआ, इस माइनस को लाने की वजह से हुआ। जबकि आप देख सकते हो कि यहाँ 100 वोल्ट है, यानी इस आवेश को, मान लो ये नहीं होता, तब आपके पास ये कितना रहता, 100 वोल्ट ही रहता। ठीक है, यानी आपने इस आवेश को बदला नहीं है आप, लेकिन जैसे -q आवेश लाते हो तो यहाँ एक और ये ऐड हो जाता है माइनस में विभव। ठीक है, ये -30 वोल्ट एक बार मान लिया मैंने कि ये -30 वोल्ट बना रहा है, तो अपने पास लगभग कितना बन जाता है इस बिंदु P पर, इस बिंदु पर कितना विभव रह गया, इस बिंदु P पर ये हो गया 70 वोल्ट। ये अपन ने पढ़ाई है अध्यारोपण का सिद्धांत। तो आप देख सकते हो कि ये माइनस साइन आते ही, माइनस का आवेश आते ही, ये -q आवेश आते ही है, यहाँ बिंदु P पर विभव जो 100 वोल्ट हुआ करता था वो कितना वोल्ट हो गया, 70 वोल्ट। और मजेदारी वाली बात ये है कि आपने इस आवेश का मान नहीं बदला है। तो हम आवेश का मान, अब चाहे आप इसको और आवेश, अगर मैं यहाँ और रखता हूँ Q रखता हूँ, तो और यहाँ आवेश आएगा, और आएगा तब ये बढ़ेगा। ठीक है, V1 बढ़ेगा तो ये वापस 70 वोल्ट हो जाएगा इस तरह से। तो संधारित्र में अपन यही कहते हैं कि ये एक प्लेट है, ये प्लेट आपने दी और ये धनावेशित है। कोई जरूरी नहीं कि आपने धनावेशित प्लेट लो, ये ऋणावेशित प्लेट भी ली जा सकती है। अब इसको ये आवेश दिया किस तरह से जा रहा है, इसको ये आवेश दिया जा रहा है, कैसे भी दे सकते हो आप, यहाँ आवेश देने के कई तरीके हो सकते हैं। आप बैटरी से दे सकते हो, ठीक है, आप क्या दे सकते हो, घर्षण के द्वारा दे सकते हो, ठीक है, या आप प्रेरण के द्वारा दे सकते हो। ठीक है, या आवेश करने के इसके तरीके हैं। ठीक है जी, अब यहाँ मान लो इस प्लेट का अपन कोई विभव ले लेते हैं, जैसे यहाँ मान लिया कि ये 100 वोल्ट विभव है और इससे ज्यादा कैसे है, यहाँ इसके पास मान लो Q आवेश है। अब मैं अगर Q आवेश बढ़ाऊंगा, Q बढ़ाऊंगा तो यहाँ का क्या बढ़ेगा, इसके आसपास का क्या बढ़ेगा, E बढ़ेगा, विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि E बराबर कितना होता है, kq/r² होता है, और विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा तो विद्युत विभव भी बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन हम नहीं चाहते, क्योंकि अगर ज्यादा E होगा, कितना, अगर मान लो E चला जाए कितना, 3 गुना 10⁻6 चला जाए, तब क्या होगा, इसके आसपास की जो वायु है इसका क्या हो जाएगा, वायु का आयनीकरण हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि ये विभव है, यहाँ का विभव क्या हो जाए, कम हो जाए। मान लो यहाँ विभव कितना है इस जगह, यहाँ विभव मान लेते हैं V बराबर 100 वोल्ट मान लिया आपने। ठीक है, कि इस वोल्ट पर इससे ज्यादा अगर आवेश आएंगे तो क्या घटेगा, बढ़ेगा, E बढ़ेगा, कितना होता है, E बराबर होता है kq/r², V बराबर होता है kq/r। तो अगर आप Q आवेश की मात्रा बढ़ाओगे तो देखो क्या बढ़ेगा, V बढ़ेगा, आवेश की मात्रा बढ़ाओगे तो E बढ़ेगा।
ई कितना बढ़ा सकते हो अधिकतम, ये बढ़ा सकते हो। ठीक है, मान लो हम कहते हैं कि ये 100 वोल्ट पर है, इससे ज्यादा आप इसके प्लेट का आवेश नहीं बढ़ा सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते? क्योंकि अपने आसपास के वायु का क्या कर देगा, आयनीकरण कर देगा। तो हम क्या करते हैं, देखो इस तरह से। अब यहां दो ऑप्शन है आपके पास, या तो अनावेशित वस्तु ले आओ, अनावेशित वस्तु ले आओ, या ऋणावेशित ले आओ। जो भी आपको अच्छा लगे वो उन दोनों में से आप किसी को चूज कर सकते हो। तो देखो मैं अनावेशित वस्तु लाता हूं, यहां अनावेशित वस्तु लाता हूं, तब क्या होगा? अनावेशित वस्तु को समझो पहले। अनावेशित वस्तु के पास क्या है, देखो प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, इस तरह से ये रैंडमली इसके धनावेश ऋणावेश हैं। ठीक है, अब जब इस प्लेट को यहां रखता हूं, इस जगह इस प्लेट को, ये प्लेट रखी मैंने, तो देखो इस प्लेट के, ये वाली प्लेट मैंने उठाकर यहां रख दी, यहां रख दी, तो देखो क्या होगा, इस प्लेट के देखो सारे ऋणावेश किधर आकर्षित हो जाएंगे, धनावेश की ओर। ठीक है, तो ये ऋणावेश आकर्षित हो जाते हैं इसके, और सारे धनावेश किधर हो जाएंगे, एक तरफ हो जाएंगे। तो ये सारे ऋणावेश तो आ गए एक तरफ, ठीक है, और ये सारे धनावेश आ गए आपके एक तरफ। अब वापस देखते हैं विद्युत विभव कितना होता है बिंदु P पर। ठीक है, तो वापस देखिए अपन, तो यहां देखो कितना था, इस प्लेट के कारण 100 वोल्ट, और ये मान लो ये प्लेट देखो यहां से ये ऋणावेश जो बना रहा है, मान लो ये 30 वोल्ट बना रहा है, और ये धनावेश देखो थोड़ा सा दूर है इससे, तो ये बना रहा है मान लो 10 वोल्ट बना रहा है। तो अब यहाँ विद्युत विभव कितना आएगा, देखो पहले 100 वोल्ट था, और अपने को 100 वोल्ट से क्या रखना है, कम रखना है। देखो कम होता है कि नहीं होता है, अपन देखते हैं। तो V कितना आता है टोटल, देखो इसका V कितना है 100 वोल्ट, इस नेगेटिव के कारण कितना है 30 वोल्ट, और इस पॉजिटिव के कारण कितना है 10 वोल्ट। ठीक है, तो अपने पास V नेट कितना हुआ, V नेट हुआ, ये हो गया आपके पास 80 वोल्ट हो गया, 80 वोल्ट हो गया। और अगर मैं सिर्फ यहां इस जगह देखो, अगर मैं इस प्लेट के पास में सिर्फ नेगेटिव ही रखता, सिर्फ नेगेटिव ही रखता, तो कितना होता, सिर्फ ये नेगेटिव होता, तो आपके पास ये होता, देखो इस प्लेट का कितना था 100 वोल्ट, और इसका क्या ले लिया मैंने 30 वोल्ट। तो अपने पास V बराबर कितना आया, V बराबर आया अपने पास 70 वोल्ट। तो बताओ किसका चुनाव करोगे आप, इसका, इस सिस्टम का चुनाव करोगे या इसका करोगे? तो आपका जवाब आएगा सर इसी का करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ 70 वोल्ट हो रहा है, यानी आप और आवेश दे सकते हो इसको, और यहाँ कितना हो रहा है 80 वोल्ट हो रहा है। ठीक है, तो लेकिन अब इसको, इसका चुनाव कैसे करें, ये बनाएं कैसे? तो हम कहते हैं कि अगर मैं इस प्लेट को, ये वाली प्लेट जो है, इस प्लेट को देखो, ये आपके पास प्लेट A थी जो धनावेशित है, और ये प्लेट क्या है, ऋणावेशित है। तो यहां इधर वाले भाग को अगर मैं ग्राउंड कर देता हूं, तो ये सारा धनावेश क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा देखो, अब वापस से विभव देखो, इस प्लेट का कितना है 100 वोल्ट, इसके कारण कितना है -30, और इधर वाली प्लेट पे कोई आवेश बचा ही नहीं है, तो प्लस कितना हो गया, 0 हो गया। तो अपने पास टोटल V कितना आया, V कितना अपने पास आ गया 70 वोल्ट। ये वाली स्थिति आ गई आपके पास। तो हमने क्या किया, हमने इस तरह से ये प्लेट यहाँ पर बना ली। ठीक है, और इधर वाले हिस्से को आपने क्या किया है, ग्राउंड किया। तो आपको कई बार पूछ ली कि ग्राउंड करने की जरूरत क्या होती है, ताकि इधर वाली प्लेट पे जो धनावेश आएगा, वो धनावेश देखो, वापस से कह रहा हूँ, ये पॉजिटिव है ना, इस पॉजिटिव के विभव को बढ़ाता है, धनावेश विभव को बढ़ाता है, ऋणावेश विभव को क्या करता है, कम करता है। तो यहाँ इस ऋणावेश की वजह से ये विभव क्या हो गया, कम हो गया, और इधर वाले धनावेश का अपन ने इलाज कर दिया, क्या कर दिया कि इसको ग्राउंड कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये मैकेनिज्म होता है। तो
तो हमने फाइनली क्या कर दिया कि इसको इस तरह से अरेंज कर दिया। तो मेरे हिसाब से आपके बात समझ में आ गई कि अकेला अगर आवेश होता है, आवेश मान लो या आवेशित वस्तु मान लो, देखो मैं बिंदु आवेश को सैद्धांतिक रूप से ले रहा हूं क्योंकि अपने बिंदु आवेश से ही लगभग सारी गणना की है। बिंदु आवेश एक लिया, फिर खूब सारे बिंदु आवेश हो गए, लेकिन अगर उनका कोर पार्ट देखें तो वो क्या है, बिंदु आवेश ही। चालक गोला है, चालक गोला, सबके अंदर एक बिंदु आवेश मान के अपन करते हैं सारी गणनाएं, ठीक है। तो ये जब तक अकेला था तब तो क्या था कि Q/R था, ठीक है। लेकिन जैसे इसके पास में ये और आ जाएगा, ये आवेश अकेला था जब तक, तब तक तो क्या था कि Q/R। अब आप Q का मान भी नहीं बदल रहे हो, बस आप क्या कर रहे हो, एक माइनस Q और लेके आ रहे हो यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा माइनस KQ/R, ठीक है। ये अलग अलग है, Q1 हो गया और ये माइनस Q2 हो गया, ध्यान रखना। तो ये आपके पास स्टेप आती है। तो आपने देखा, ये कंक्लूजन किया कि अगर ये पॉजिटिव प्लेट के पास में आप नेगेटिव प्लेट ले आते हो या चालक प्लेट ले आते हो तो आपके पास ये स्थितियां बनती हैं। तो लेकिन ध्यान रखना, संधारित्र की जो दो प्लेट होती हैं, ये दो प्लेट हैं, इनका आवेश कभी, आवेश कौन सी प्लेट का है, तो ध्यान रखना किसी संधारित्र को आप आवेशित करते हो तो प्लेट ए का ही आवेश आपको लेना है। आपको कहे कि 5 माइक्रोफैराड का संधारित्र है, इसका मतलब वो 5 माइक्रोफैराड किस पे है, इस प्लेट पर है, ए प्लेट पर है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक आवेशित प्लेट ली, उसके पास में एक और प्लेट लेके आए, ठीक है। इससे क्या होगा, इसका नेट विभव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरी स्टेप में क्या किया आपने, दूसरी स्टेप में ये किया कि आपने यहाँ ये धनावेशित जो प्लेट है इसके पास में क्या लेके गए आप, एक ऋणावेशित प्लेट लेके गए और इसको क्या कर दिया आपने, ग्राउंड कर दिया, ठीक है। इसको ग्राउंड किया तो सारा देखो, दूसरी प्रेरण के कारण क्या होगा, तो दूसरी स्टेप में क्या होगा, प्रेरण के कारण यहाँ विभव पॉजिटिव के कारण भी बनेगा इस प्लेट पर और नेगेटिव के कारण भी बनेगा। तो दूसरी स्टेप में, थर्ड स्टेप में अपन क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में ये करते हैं कि हम इसको क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। कौन से वाले भाग को, इस वाले भाग को अपन ग्राउंड कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमने अभी देखा कि ये पॉजिटिव है, यहाँ के विभव को कम कर रहा है, बढ़ा रहा है, सॉरी ये पॉजिटिव वाला हिस्सा है, ये विभव को बढ़ा रहा है और ये नेगेटिव कम कर रहा है। तो ये जो बढ़ा रहा है इसका इलाज करते हैं अपन, तो अपन ने इसको क्या किया है, ग्राउंड किया है। तो ये 3 स्टेप होती है किसी भी संधारित्र को बनाने की। एक चौथी स्टेप और है कि हम जिस संधारित्र की प्लेटों के मध्य है वो पैरावैद्युत पदार्थ भर दें, यहाँ पैरावैद्युत पदार्थ भर दें, तब भी यहाँ का विभव कम हो जाएगा, इन प्लेट के मध्य का विभव कम हो जाएगा। यहाँ अपन पैरावैद्युत पदार्थ भर देते हैं। तो ये संधारित्र का सिद्धांत था कि हम संधारित्र का विभव कम करना चाहते हैं धारिता बढ़ाने के लिए। क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि अपने पास देखो फॉर्मूला है C बराबर Q/V, तो हम V को कम करेंगे तो बढ़ेगा क्या, C बढ़ेगा। और V को कम कैसे किया जा सकता है, V को कम ऐसे किया जा सकता है कि धनावेशित प्लेट के पास में आप ऋणावेशित प्लेट लेके आते हो। तो ये संधारित्र का सिद्धांत है, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं समांतर पट संधारित्र की धारिता, समांतर पट संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता। तो देखिए समांतर पट संधारित्र किसे कहता है, कहते हैं कि दो समान क्षेत्रफल वाली ये दो प्लेट है आपके पास, ठीक है। एक प्लेट A है और एक प्लेट क्या है आपके पास, B है, ठीक है जी। यहां तक की कहानी समझ में आती है। अब A प्लेट है वो आपकी कैसी है, धनावेशित, और B प्लेट जो है वो कैसी है, ऋणावेशित है। ये भी अपने को बात समझ में आती है। तो देखो इन दोनों प्लेटों के मध्य की जो दूरी है वो मैं ले लेता हूं D, ठीक है। और तो देखो धनावेश और ऋणावेश के कारण यहाँ एक विद्युत क्षेत्र है वो स्थापित हो जाएगा इस तरह से,
और इस विद्युत क्षेत्र का मान कितना दिया जा सकता है, ये दिया जा सकता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, तो इस विद्युत क्षेत्र आ जाएगा तो अपने पास देखो विभव प्रवणता के सूत्र से क्या कहती है, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता के सूत्र से, तो विभव प्रवणता का सूत्र क्या कहता है, विभव प्रवणता का सूत्र कहता है कि भाई dv E बराबर क्या होता है, dv बाई dr होता है। यहाँ पर माइनस का चिन्ह नहीं ले रहा हूँ, इसका सिर्फ परिमाण ले रहा हूँ। तो यहाँ से dv बराबर कितना आ जाएगा, dv बराबर आ जाएगा E dr। dr क्या है, देखो dr है दूरी, तो मैं dr की जगह क्या, इस प्लेट से यहाँ तक की दूरी, मान लो बिंदु P यहाँ पर डी है मैंने, तो ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी डी है, तो मैं dr बराबर क्या ले सकता हूं, स्मॉल d ले सकता हूं। और विभवांतर में ले लेता हूं v ले लेता हूं, विभवांतर कितना आ जाएगा, dv बराबर मेरे पास आ जाता है v। तो देखो ये dv को मैं रिप्लेस कर देता हूं, dv बराबर तो ले लिया v, e और d आ जाता है। ठीक है, अब देखो इन दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना है, E। E कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर कितना है आपके पास, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो ये कहां से आया मैं आपको बताता हूं, हमने दो चालक पट्टिकाओं के कारण विद्युत क्षेत्र देखा था। यदि याद आपको आ रहा हो तो हमने गाउस के नियम के अनुप्रयोग में देखा था। गाउस के नियम के अनुप्रयोग में मैंने आपको एक कंडीशन बताई कि दो चालक प्लेट दी हुई हो, एक धनावेशित और एक ऋणावेशित हो, तो उनके मध्य विद्युत क्षेत्र कितना होता है, ये होता है। ये आपको ध्यान रखना है, प्रीवियस चैप्टर से आया है ये। तो E का मान रखिए यहाँ पर, तो V बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E का मान ये रख दिया मैंने, और ये कितना आ जाएगा D। अब देखो सिग्मा क्या होता है, आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व, सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A होता है। ठीक है, तो मैं सिग्मा का मान रख देता हूँ, सिग्मा की जगह क्या रख दूं भाई, Q अपॉन A। तो V बराबर कितना आ जाता है, V बराबर आ जाता है मेरे पास Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना आ जाता है D। इसको आप मान लो समीकरण नंबर 1। देखो सिग्मा क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, कितना होता है Q अपॉन A। तो मैंने ये मान रखा, तो ये अपने पास आ जाता है Q अपॉन A। अब हम जानते हैं क्या जानते हो आप, क्या जानते हो आप ये जानते हो कि Q बराबर क्या होता है, CV होता है। ठीक है, तो यहां से V बराबर कितना आ जाएगा, Q अपॉन C आ जाएगा। ठीक है, तो ये V की वैल्यू, यस V की वैल्यू यहां से उठा के रखिए, तो C चाहिए आपको। तो C देखो, C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, C इज इक्वल टू कितना आएगा, C इज इक्वल टू Q बाई V। समीकरण नंबर 2। V का मान देखो समीकरण 1 से कितना आता है, V का मान Q A एप्सिलॉन नॉट इनटू D। ठीक है, तो ये मान समीकरण 2 में रखिए। तो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से कितना आ जाएगा भाई, 1 व 2 से आएगा देखो C बराबर Q, Q का मान Q, V का मान कितना है, V का मान ये रहा A एप्सिलॉन नॉट Q बाई Q इंटू D। तो देखो कितना, Q से Q कैंसिल हो गया, तो आपके पास C बराबर कितना रह गया, तो C बराबर रह गया A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो ये एक समीकरण कितना आ जाता है, 3। और समीकरण 3 को ही अपन कहते हैं समांतर पट संधारित्र की धारिता, जो कि आप देख सकते हो कि ना तो विभव पर निर्भर कर रही, ना आवेश पर निर्भर कर रही। तो यानी ये किसी भी चालक का यूनिक प्रॉपर्टी है, उस चालक के को दिए गए विभवांतर पे या उस पे आवेशों की मात्रा पर निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर करती है, उस चालक की प्लेट का कितना बड़ा क्षेत्रफल लिया है और दो प्लेटों के मध्य की दूरी कितनी ली है। क्यों इस पे प्रभावित क्यों रही है, क्योंकि देखो जितनी ज्यादा दूरी होगी प्लेटों के मध्य, उनके मध्य का विभवांतर उतना ही एस्टैब्लिश होता जाएगा। तो दूरी घटाने के साथ साथ देखो विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, पहली चीज। ठीक है, दूरी घटाने पर विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा और उस विद्युत क्षेत्र की जो ऊर्जा है उसी को तो अपन काम में ले रहे हैं इस संधारित्र में। और क्षेत्रफल जितना ज्यादा बड़ा होगा, जितने ज्यादा आवेशित करोगे आप, जितने तो आवेशित कितनी होगी, आवेशों का वितरण कितना होगा, जितना बड़ा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इन बातों पर निर्भर करता है, विभवांतर पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो ये दो बातें आती हैं।
अब आपको मैंने कहा था इसके अंदर देखो स्टेप क्या अपन ने यूज की, ये समांतर पर संधारित्र की दो प्लेट है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। इस प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व है प्लस सिग्मा और इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व है माइनस सिग्मा। विभव प्रवणता का सूत्र लगाया आपने, दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी है d, तो देखो विभव प्रवणता का सूत्र कहते हैं E बराबर dV बाई dr, ऋणात्मक चिन्ह की यहाँ नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो E बराबर dV बाई dr लिया। अब dV बराबर कितना है भाई अपने पास, dV बराबर हो गया E dr, ठीक है। अब dr को अपन क्या ले रहे हैं, दूरी ले रहे हैं, दूरी कितनी ले ली मैंने d, ठीक है। और dV बराबर क्या ले लिया, v ले लिया मैंने, ठीक है। हालांकि ये माइनस का चिन्ह अगर लेते हो तो ये माइनस v आएगा, क्योंकि प्रारंभिक विभवांतर है, अंतिम विभवांतर तो आपका आ जाता है v, और प्रारंभिक v और अंतिम 0 मान लेते हैं। तो लेकिन अपने को तो इतना ध्यान रखना, dV बराबर क्या लिया आपने, v लिया, तो dV की जगह क्या रख दिया मैंने, v रख दिया, E की जगह E रख दिया, dr की जगह क्या रख दिया, d रख दिया। अब E बराबर प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो आ जाता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू d। सिग्मा बराबर क्या होता है, अपृष्ठीय आवेश घनत्व, तो इसकी वैल्यू आ जाती है q अपॉन a, तो ये आ जाता है q a d एप्सिलॉन नॉट, ये v का मान आता है। संधारित्र के सूत्र से अपने पास क्या आया था, q बराबर क्या होता है, cv होता है, ठीक है। तो यहां से c बराबर क्या आ जाएगा, q बाई v आ जाएगा। v का मान समीकरण 1 से उठा के रखिए, तो आप समीकरण 1 से रखोगे तो q से q कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये। तो आपको कहेगी क्या संधारित्र है, क्या जो की धारिता है वो विभवांतर पे निर्भर करती है। आपको कहेगी 3 माइक्रोफैराड का है, एक 3 माइक्रोफैराड का संधारित्र है, पहले उसके ऊपर 500 वोल्ट का विभवांतर लगाया, फिर 1000 वोल्ट का विभवांतर लगाया, बताइए उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप बोलना कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि धारिता किस पर निर्भर नहीं करती है, विभवांतर पर निर्भर नहीं करती है। आपको कहेगी एक संधारित्र के ऊपर 3 माइक्रोकूलम आवेश है और 3 से अपने 10 माइक्रोकूलम की दे दी, बताइए उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि q पर भी निर्भर नहीं करेगी। हाँ, उसकी प्लेट बढ़ा दी जाए या दूरी को चेंज कर दिया जाए तब धारिता पर प्रभाव पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, क्योंकि धारिता जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्षेत्रफल के, प्लेट का क्षेत्रफल जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ेगा, और c जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्लेटों के मध्य की दूरी के, तो यानी दूरी घटाओगे तो धारिता बढ़ेगी। अब देखो मैंने आपको कहा था कि फैराड धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है, किस तरह से है आज आपको प्रूव करके बताऊंगा इससे कि धारिता का बड़ा मात्रक फैराड क्यों। अब अपन देखते हैं कि धारिता का जो मात्रक है फैराड, वो इतना बड़ा मात्रक है वो नहीं लेते, धारिता का सामान्य जो मात्रक लेते हैं वो लेते हैं अपन माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, 1 पिकोफैराड, 1 नैनोफैराड, ठीक है। 1 माइक्रो का मतलब हो गया 10 की घात -6 फैराड हो गया, 10 की घात माइनस नैनो पिको 10 की घात -12 फैराड हो गया, और ये 10 की घात -9 फैराड हो गया। तो ये धारिता के मात्रक लेते हैं, 1 फैराड ना लेके। क्यों लेते हैं ये मात्रक, हम फैराड क्यों नहीं लेते धारिता का मात्रक, तो देखिए हमारे पास समांतर पर संधारित्र की धारिता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो मान लो कि ये दो प्लेट है और इनके मध्य की ये दूरी मैं ले लेता हूं 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया देखो और धारिता ले लेता हूं मैं C बराबर 1 फैराड ले लेता हूं। तो देखो क्षेत्रफल कितना बड़ा, 1 फैराड का अगर आप संधारित्र बनाना चाहो तो आपको प्लेट देखो कितनी बड़ी चाहिए। तो यहां से देखो A बराबर कितना आ जाएगा, A बराबर आ जाएगा आपके पास CD अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो A बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है आपके पास 8.854 into 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आपके पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। तो एक आप मान वैल्यू पुट कीजिए, देखो C कितना लिया 1, D कितना लिया 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर है मतलब 10⁻⁻², और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है 8.854 into 10⁻⁻12 और इसका 12 आ गई, ठीक है। तो A कितना है आपके पास, A आया 1 into 10⁻⁻12 अपॉन +12 into 10⁻⁻2 अपॉन 8.854,
ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करो, तो ये सॉल्व करोगे तो नियर अबाउट जो ए आएगा, नियर अबाउट आएगा 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर। और या आप इसको बोल सकते हो ए लगभग आता है, मीटर को मैं किलोमीटर में चेंज कर दूं तो 1000 किलोमीटर स्क्वायर आता है। यानी आपको कितने बड़े क्षेत्रफल वाली प्लेट की आवश्यकता होगी, 1000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली आपको प्लेट की जरूरत होगी, जो शायद आपका एक बड़ा पूरा गांव कवर कर सकती है। तो अगर आपको एक और देखो, सेपरेशन बहुत कम है, 1 सेंटीमीटर का सेपरेशन है, 1 सेंटीमीटर लगभग इतना ही होता है। इतने सेपरेशन पे एक प्लेट का एरिया कितना बड़ा होगा, 1000 किलोमीटर स्क्वायर का होगा। तो इतना बड़ा क्षेत्रफल है वो व्यावहारिक तौर से, सैद्धांतिक तौर से, प्रायोगिक तौर से बनाना संभव नहीं है। और बना भी दिया आपने तो उसको इस तरह से खड़ा करना वर्टिकली और फिर उसको चार्ज देना बड़ी महाभारत हो जाएगी। तो आप कह सकते हो कि इतना बड़ा क्षेत्रफल है वो व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। इसलिए अपन कहते हैं कि फैराड जो है वो धारिता का व्यवहारिक मात्रक नहीं है। अब मान लो मैं नैनो, पिको या माइक्रो में से ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने फैराड की यहाँ पर वैल्यू ले ली 1 माइक्रो फैराड, ठीक है। 1 माइक्रो फैराड होते ही ये पावर कम हो जाएगी, देखो -6 और आ जाएगी, -6 आ जाएगी तो -10⁻³ हो जाएगी, ठीक है। 3 मीटर स्क्वायर, यानी लगभग ये भी थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, धारिता के बड़े मात्रक ना लेकर धारिता के क्या लेते हैं, छोटे मात्रक लेते हैं, और छोटे मात्रक इसीलिए दिए जाते हैं। अब बोर्ड किस तरह से आ जाता है, बोर्ड ये आता है कि धारिता के अक्सर प्राय माइक्रोफैरड, पिकोफैरड, नैनोफैरड ही मात्रक क्यों लिए जाते हैं, धारिता का मात्रक 1 फैरड क्यों नहीं लिया जाता है, या धारिता एक फैरड है वो धारिता का व्यावहारिक मात्रक क्यों नहीं है। तो आपको ये बताना है कि समांतर पर संधारित्र के लिए हमारे पास है C बराबर ε0 d, यहाँ से ये बराबर आ जाएगा, तो ये आपके पास ε0 की वैल्यू है, ये आप पुट करोगे, ठीक है। तो ये समांतर पर संधारित्र पे आधारित कुछ बातें थी। और ये अब देखो इसके अंदर एक जो बड़ी रहस्यमय बात निकल के आती है, वो क्या कोई बता सकता है मुझे। देखो हमने इन दोनों प्लेट के मध्य वायु ली है, जैसा कि आप देख सकते हो कि ε0 क्या है, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता है। और अगर इनके अंदर सिर्फ वायु रखूं मैं तो क्या होगा, कोई बता सकता है। तो क्या ये होगा कि ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट एक दूसरे से जाके क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी, तो फिर संधारित्र बना ही नहीं। यानी ये दोनों प्लेट हैं वो एक दूसरे से जाके मर्ज हो जाएगी इस तरह से, पॉजिटिव और इधर क्या रहेगी, ये नेगेटिव, ये दोनों प्लेट इस तरह से चिपक जाएगी, तो फिर संधारित्र का फिर औचित्य नहीं बचा। तो ये सिर्फ आपको व्यवहारिक बात, सिर्फ सिद्धांतिक रूप से ही ये ε0 d लिया जाता है। प्रायोगिक रूप से ये निर्वात वायु स्थित संधारित्र है वो काम में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि वायु में दोनों प्लेट है वो चिपक सकती है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, तो फिर हम करें क्या, हमारे पास तो समस्या है क्योंकि हमने संधारित्र तो पढ़ लिया, लेकिन ये पढ़ लिया और इसकी डेरिवेशन पढ़ ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन ये फिर भी काम में नहीं आ रहा। तब हम एक नए खोज के साथ जाते हैं, एक नए उपाय की तरफ बढ़ते हैं। वो नया उपाय क्या है कि हम इसके अंदर कुछ ऐसा भर दें जिससे ये दोनों प्लेट चिपके भी नहीं और आपका काम हो जाए। तो इसके लिए अपन संधारित्र के अंदर पैरावैद्युत पदार्थ पढ़ते हैं। कुछ बच्चों ने मेरे से पूछा भी था कि सर ये पैरावैद्युत पदार्थ क्या होता है, और इसके बारे में अपन ने पहले थोड़ा सा इसका जिक्र भी आया था, पैरावैद्युतांक। तो ये पैरावैद्युतांक क्या होता है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। पैरावैद्युतांक क्या होता है, किस तरह से पैरावैद्युतांक है वो संधारित्र की धारिता को प्रभावित करता है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, संधारित्र की धारिता बढ़ाने के लिए हम वायु का उपयोग ना करके पैरावैद्युत पदार्थों का उपयोग करते हैं। तो ये पैरावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, पैरावैद्युत पदार्थ या पैरावैद्युतांक क्या होते हैं। तो पैरावैद्युत पदार्थ देखो सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ये सामान्यतः अचालक जो पदार्थ होते हैं, अचालक पदार्थ, अचालक पदार्थ को अपन क्या कहते हैं, पैरावैद्युत पदार्थ कहते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं,
ये दो प्रकार के हो सकते हैं, ध्रुवीय अणु हो सकते हैं और अध्रुवीय अणु हो सकते हैं। अभी आप थोड़ा केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आज। देखो आपसे कहे कि पैराविद्युत पदार्थ है तो आप कहोगे कि सामान्यतः अचालक कुचालक पदार्थों को अपन क्या कहेंगे, पैराविद्युत पदार्थ कहेंगे। अब ये पैराविद्युत पदार्थ होते कितने तरह के हैं, दो तरह के हो सकते हैं, यानी दोनों को आप पैराविद्युत पदार्थ की तरह काम में ले सकते हो। पहली बात तो हमें जरूरत क्यों पड़ती है, देखो कोई भी काम करते हो उसकी जरूरत क्यों है। जरूरत पैराविद्युत पदार्थ इस तरह से है कि अगर इन दोनों प्लेटों के मध्य में पैराविद्युत पदार्थ नहीं रखूंगा तो ये कंडक्टिंग हो जाएगी और यहाँ का विद्युत क्षेत्र है वो इफेक्टिव नहीं रहेगा, यानी हमारे किसी काम का नहीं है अगर ये एक दूसरे से विद्युत रोधी नहीं रहे। ठीक है, आगे हम ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, उसमें भी ट्रांसफार्मर की दोनों कुंडलियों को हमें विद्युत रोधी बनाए रखना होता है, यानी एक दूसरे से सिर्फ वो विद्युत क्षेत्र प्रेरण के द्वारा उत्पन्न करे, ना कि चालन के द्वारा। तो यहाँ चालन संभव हो सकता है, तो इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, पैराविद्युत पदार्थों का उपयोग करते हैं। पैराविद्युत पदार्थ होते हैं अचालक पदार्थ, और अचालक पदार्थ दो तरह से हो सकते हैं, ध्रुवीय अणु हो सकते हैं या अध्रुवीय हो सकते हैं, ध्रुवीय या अध्रुवीय। तो सबसे पहले देखो ध्रुवीय अणु क्या होते हैं, ऐसे अणु जिनके धनावेश यानी माध्य प्रोटॉन की स्थिति और ऋणावेश माध्य इलेक्ट्रॉन की स्थिति एक दूसरे के संपाती नहीं होती हैं, यानी आप सीधे मतलब साधारण भाषा में अगर कहना चाहूं तो उनके धनावेशों और ऋणावेशों के केंद्र जो है वो एक दूसरे के संपाती नहीं होते हैं। यानी ध्रुवीय अणु की अगर अपन बात करें तो ध्रुवीय अणु क्या होते हैं, जिनके धनावेशों का मतलब होता है प्रोटॉन की माध्य स्थिति, जिनके धनावेशों यानी प्रोटॉन की माध्य स्थिति व ऋणावेशों मतलब इलेक्ट्रॉन की माध्य स्थिति। ठीक है, जिनके धनावेशों और ऋणावेशों की स्थिति है वो एक दूसरे के संपाती नहीं होती। संपाती का मतलब मान लो ये एग्जांपल लेते हैं, इनके एग्जांपल है NH3 HCl H2O, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, आपके ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। ठीक है, तो ध्रुवीय अणु की पहली विशेषता क्या होती है कि इनके धनावेशों और ऋणावेशों के जो केंद्र होते हैं वो एक दूसरे के संपाती नहीं होते, अलग अलग होते हैं। कैसे, एग्जांपल लिया मैंने NH3 HCl H2O। H2O का एग्जांपल अगर अपन लेना चाहेंगे कॉमन है तो ये देखो ऑक्सीजन ऋणावेशीय होता है, H2O में होता क्या भाई, हाइड्रोजन प्लस होता है और ऑक्सीजन क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, हाइड्रोजन के दो एटम है आपके पास, तो ये इस तरह से ये धनावेश हो गए दो हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हो कि अगर इनसे एक अक्षीय रेखा निकालो तो ये अलग है और ये अलग है, तो इनके केंद्र क्या हो गए, एक दूसरे के संपाती नहीं है। किसके अंदर, ध्रुवीय अणुओं के अंदर। ठीक है, तो लगभग ये जो एंगल होता है 105 डिग्री के अप्रोक्स होता है। और तो आप कह सकते हो कि ध्रुवीय अणु, अगर आपसे पूछे कि ध्रुवीय अणु क्या होते हैं, ऐसे अणु जिनके धनावेशों व ऋणावेशों के केंद्र एक दूसरे के संपाती नहीं होते। पहली चीज तो केंद्र संपाती नहीं होते। हालांकि ये पैराविद्युत पदार्थ है, ये पैराविद्युत पदार्थ होते हैं, ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय दोनों ही होते हैं, लेकिन ध्रुवीय की खासियत क्या होती है कि इनके केंद्र संपाती नहीं होते हैं। अब क्या इनको संधारित्र में काम में लिया जाता है, नहीं, इनको काम में क्यों नहीं लिया जाता, इसका कारण क्या है कि इनका स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। इनका क्या होता है, स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक है, स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होने की वजह से कि आप जब विद्युत क्षेत्र लगाते हो तब ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं, लेकिन विद्युत क्षेत्र हटाने के बाद में भी कुछ द्विध्रुव आघूर्ण बचा रह जाता है। इस वजह से ये जो बचा हुआ रह जाता है ना, ये पीड़ादायक है। अध्रुवीय में ऐसा नहीं है, जब तक विद्युत क्षेत्र नहीं लगाओगे द्विध्रुव आघूर्ण नहीं रहेगा, विद्युत क्षेत्र लगाओगे तो द्विध्रुव आघूर्ण रहेगा।
तो आपको अभी काम की बात यही है कि इनका क्या होता है, स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक है, तो आपसे ध्रुवीय अणु पूछे तो ध्रुवीय अणु के अंदर दो खासियत होती है कि इनके धनावेशों व ऋणावेशों के केंद्र संपाती नहीं होते। ठीक है, और क्या होता है, इनके अंदर क्या होता है, स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक है, अब इन ध्रुवीय अणुओं का अपन विद्युत क्षेत्र में व्यवहार देखते हैं कि अगर इनके ऊपर विद्युत क्षेत्र लगा दिया जाए तो क्या होगा, और विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में क्या होगा, देखते हैं। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ध्रुवीय अणु का व्यवहार किस तरह से होता है कि मान लो ये ध्रुवीय अणु है, मैंने कहा कि इनका स्वयं का द्विध्रुव आघूर्ण होता है, यानी द्विध्रुव का मतलब क्या हो गया, प्लस माइनस साथ में मिलेंगे आपको इस तरह से, लेकिन कोई इधर चला कोई उधर चला, इस तरह से ये चलते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जब विद्युत क्षेत्र आपने नहीं लगाया E0 है, तो ये देखो इसका द्विध्रुव आघूर्ण मान लो P1 है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण मान लो P2 है, तो ये इस तरह से ये सारे एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो ये सारे जो सम ऑफ P आएगा आपके पास वो कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों आएगा, तो आपको कहना है कि विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में द्विध्रुव अणु जो होते हैं वो क्या करते हैं, यादृच्छिक होने की वजह से, उनकी गति यादृच्छिक होने की वजह से वो एक दूसरे के द्विध्रुव आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। इस वजह से अगर आपने ये पूरा एक क्रिस्टल लिया है तो इस क्रिस्टल के अंदर जो कुल द्विध्रुव आघूर्ण मिलेगा वो शून्य मिलेगा। ठीक है, काम की बात ये। अब आप जब विद्युत क्षेत्र लगाते हो, ठीक है, यानी E नॉट इक्वल टू 0 है, तो इस स्थिति में देखिए ये सारे एक दिशा में संरेखित हो जाते हैं इस तरह से। विद्युत क्षेत्र मान लो इस दिशा में है, ठीक है, या इस दिशा में है, सॉरी ये, तो देखो ये, हाँ, ये इस दिशा में विद्युत क्षेत्र लगाया आपने, तो देखो सारे ऋणावेश इस तरफ होने की कोशिश करेंगे और सारे धनावेश इस तरफ, यानी इस स्थिति में कुल जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो 0 नहीं आएगा। तो तीन बातें आपने सीखी कि ध्रुवीय अणु है उनके जो धनावेश और ऋणावेश के केंद्र संपाती नहीं होते, विद्युत क्षेत्र उनका स्वयं का क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है। विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में अगर आप क्रिस्टल लो तो ये एक दूसरे के द्विध्रुव आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं, यानी कुल द्विध्रुव आघूर्ण कितना मिलता है, 0 मिलता है। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये सारे ध्रुवीय अणु जो हैं वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं, तो यहाँ पर जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो 0 नहीं मिलता है। तो ये आपको ध्रुवीय अणु के बारे में बताना है। नेक्स्ट देखो अध्रुवीय अणु। अध्रुवीय अणु, अध्रुवीय अणु ऐसे अणु होते हैं जिनके धनावेशों व ऋणावेशों के केंद्र हैं वो संपाती होते हैं। ठीक है, अध्रुवीय अणु वापस से बोल रहा हूं, जिनके धनावेशों, धनावेशों का मतलब प्रोटॉनों की माध्य स्थिति और ऋणावेश यानी इलेक्ट्रॉन की माध्य स्थिति, इनके जो केंद्र होते हैं वो संपाती होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अध्रुवीय अणु। यानी अध्रुवीय अणु की विशेषता क्या होती है कि धनावेशों व ऋणावेशों, धनावेशों व ऋणावेशों के केंद्र कैसे होते हैं, संपाती होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि धनावेशों व ऋणावेशों के केंद्र क्या होते हैं, संपाती होते हैं, और इनका अस्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ये अध्रुवीय अणु कहलाते हैं। देखिए हमने ध्रुवीय में देखा कि उनके धनावेशों व ऋणावेशों के अंदर अलग अलग थे, जबकि इनके धनावेशों और ऋणावेशों के केंद्र क्या होते हैं, संपाती होते हैं। एग्जांपल देख सकते हो आप ध्रुवीय अणु के N2 O2 H2, ठीक है, CO2, ये सारे क्या है, अध्रुवीय अणु हैं। ठीक है, तो अध्रुवीय, हालांकि पैराफिन, मोम, ट्रांसफार्मर का ऑयल, तारपीन, माइका, ये भी सारे क्या है, अध्रुवीय। ठीक है, तो अध्रुवीय अणु है
एग्जाम्पल ले लो आप CO2 का, तो देखो CO2 में एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, तो ये कार्बन का एटम जो हो गया, ठीक है, ये कार्बन का एटम है और इसके नियर अबाउट क्या हो गए, ये 2 ऑक्सीजन के हो गए, ठीक है। तो ये इस तरह से इनके केंद्र आपको मिलेंगे, तो ये क्या कहलाएंगे, अध्रुवीय अणु कहलाएंगे। मैंने CO2 का एग्जांपल लिया। अब इन अध्रुवीय अणुओं का विद्युत क्षेत्र में व्यवहार किस तरह का होता है वो देखते हैं अपन कि विद्युत क्षेत्र में, तो वापस आपको ध्यान रखना है कि धनावेश और ऋणावेशों के केंद्र संपाती होते हैं, अस्थायी द्विध्रुव आघूर्ण। देखो अध्रुवीय अणु का विद्युत क्षेत्र में व्यवहार देखते हैं अपन। तो जब विद्युत क्षेत्र देखो 0 है तो इनका P भी कैसा है, 0 है, ये इनके केंद्र देखो एक दूसरे के संपाती हैं, ठीक है। लेकिन जैसे आप विद्युत क्षेत्र लगाते हो इनके ऊपर, ठीक है, ई लगाते हो तो देखो सारे ये जो ऋणावेश हैं ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं, इस तरह से कि ऋणावेश सारे एक तरफ हो जाते हैं और धनावेश सारे एक तरफ हो जाते हैं, यानी इनका P जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। जब E 0 नहीं होता है, E नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो इस स्थिति में P नॉट इक्वल टू 0 होता है। यानी आप कह सकते हो कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये जो अध्रुवीय अणु हैं वो किसकी तरह व्यवहार करने लग जाते हैं, ध्रुवीय अणु की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो काम में अब देखो बाह्य विद्युत क्षेत्र जैसे ही हटाते हो, जैसे ही E बराबर आप 0 करते हो, ये वापस अपनी इसी स्थिति में लौट जाते हैं, ये इसके अंदर मुख्य खास बात है। जबकि ध्रुवीय अणुओं में क्या रहता है कि कुछ द्विध्रुव आघूर्ण है वो शेष रह जाता है। तो अब हम चुनाव किसका करेंगे, ध्रुवीय का करेंगे या अध्रुवीय का, तो चुनाव हम अध्रुवीय का ही करेंगे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र हटाते ही तुरंत ये वापस अपनी उस पूर्वज स्थिति में लौट आते हैं, जबकि ध्रुवीय अणु लौट नहीं पाते हैं। तो हम चुनाव किसका करते हैं, अध्रुवीय का करते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर है, उसमें हम अंदर ट्रांसफार्मर तेल भी डाल सकते हो या आप जल भी डाल सकते हो, क्योंकि जल भी ध्रुवीय है। तो हम जल में और ट्रांसफार्मर तेल में से किसका चुनाव करेंगे, ट्रांसफार्मर तेल का करेंगे, क्योंकि ट्रांसफार्मर है अध्रुवीय और जल कैसा है, ध्रुवीय है, ठीक है। अब इनकी जो ध्रुवण है, ये ध्रुवण ये विद्युत क्षेत्र से किस तरह से प्रभावित होता है वो देखिए। यहाँ P का क्या कहलाता है, ध्रुवण कहलाता है, ठीक है, और द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। सॉरी, P क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण। ये समानुपाती होता है विद्युतशीलता के और आरोपित विद्युत क्षेत्र के। ये समानुपाती का चिन्ह हटाते हो तो एक नियतांक आता है अल्फा। इस अल्फा को कहा जाता है आणविक ध्रुवता, आणविक ध्रुवता, और इसका मात्रक होता है मीटर क्यूब। और इसकी जो रेंज होती है, परास जो होती है, वो अणुओं के लिए होती है 10⁻⁻29 मीटर क्यूब से 10⁻30 मीटर क्यूब, जो कि किसी अणु के आयतन की परास होती है। तो देखो जो इनका द्विध्रुव आघूर्ण है वो निर्भर किस पे करता है, आसपास के माध्यम पे करता है एप्सिलॉन नॉट, और जो आपने विद्युत क्षेत्र आवंटित किया है, जितना ज्यादा विद्युत क्षेत्र होगा उतनी ही इनकी क्या होगी, इनके अंदर ध्रुवण होगा, यानी द्विध्रुव आघूर्ण उतना ही बढ़ता जाएगा। तो ये आपके काम की बात है। तो जो पैराविद्युत पदार्थ होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय। हम चुनाव कौन से का करते हैं, अध्रुवीय का।